हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्बिटल केमिस्ट्री बाय दिनेश गहलोत। आज हम जो है केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है चैप्टर पे जो है अपन डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंदर ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा सा जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बच्चों को समझने के अंदर जो है वो दिक्कत आती है। कौन से टॉपिक्स कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल है, काफ़ी जो है बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो है एनालाइज करेंगे और अपन देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस लेक्चर के अंदर हम जो है ईयर 2022 से लेके हम 2013 तक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी क्वेश्चंस पेपर है, उनके अंदर जो है ईयर वाइज जो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को जो है अपन एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे। और लास्ट के अंदर अपन जो है कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो इन ईयर्स के अंदर टू और मोर देन टू टाइम्स जो है वो रिपीट हुए हैं, और वो सारे के सारे जो टॉपिक है या फिर जो क्वेश्चंस है वो अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और अपन को जो है वो उन्हीं को ही कवर करना है। अब ये जो वीडियो है वो एक डिटेल्ड वीडियो नहीं होगा हर एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक और उनका जो है कुछ बेसिक जो है फंडामेंटल जो है नॉलेज जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। डिटेल्ड वीडियो नहीं रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग डिटेल जो है वीडियो बनाऊं हर एक टॉपिक्स के, तो आप हमें जो है कमेंट के अंदर जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। अब 2021 के अंदर तो किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हुआ नहीं था। ईयर 2022 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया था। तो अपन को जो इसके जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपन को मिलेंगे 2020 के अंदर। अब 2020 के अंदर जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो था है जो वो कैडमियम निकल स्टोरेज सेल से जो है आया हुआ है, और इसके अंदर भी पूछा गया है कि कैडमियम निकल सेल की जो है एनोड पर होने वाली रिएक्शन पूछी गई है। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन है वो बैटरीज के टॉपिक से हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो है बहुत सारी बैटरीज जो है दी गई है, जिनको मेनली प्राइमरी बैटरीज मतलब जिनको अपन चार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी बैटरीज जिनको हम चार्ज कर सकते हैं से अब जो है यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। अब यहाँ पर ड्राई सेल है, मर्करी सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम सेल है। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बैटरीज होने वाली है वो होगी हमारे लिए ये लेड स्टोरेज बैटरीज, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर भी आपको ध्यान क्या रखना है कि लेड स्टोरेज बैटरी की जो है एनोड एंड कैथोड की जो रिएक्शन होती है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, ये रिएक्शन एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस पूछी जाती हैं। इनका आपको जो विशेष तौर पर जो है ध्यान रखना है। और एक इसका जो वोल्टेज है ये जो है 6 से लेके 12 वोल्टेज तक का जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ये प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अब जैसे ये ड्राई सेल हुआ, मर्करी सेल हुआ, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो इनके यूजेस, ड्राई सेल को कहाँ यूज़ लेते हैं, वो अपन यूज़ लेते हैं अपने जो रिमोट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर एज अ बैटरीज। और ये जो मर्करी सेल है इनको जो है अपन बटन सेल भी बोलते हैं, ये जनरली घड़ियों में यूज़ लेते हैं। ड्राई सेल का जो वोल्टेज है वो तकरीबन 1.5 वोल्टेज के आसपास आउटपुट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और मर्करी सेल जो है वो 1.35 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इनका ये ध्यान में रखना है। अब निकल कैडमियम सेल जो है वो भी सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी के अंदर आते हैं। ये जो है निकल वाले ये लेड स्टोरेज से थोड़े बेटर होते हैं। बेटर यूँ है कि इनका जो ड्यूरेशन होता है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, इसलिए ये अपने लिए जो है थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब उसके बाद अगर अपन बात करें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटरीज की, तो वो बैटरीज है अपना फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटरी क्यों है? क्योंकि फ्यूल सेल जो है, अब तक अपन ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के जितने भी इन्वेंशन क्रिएट किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है वो फ्यूल सेल होता है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, चाहे कोयले से जनरेट कर रहे हों, चाहे अपन सोलर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं, उन सारे तरीक़ों में से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है वो फ्यूल सेल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है अपन से जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन है और फेराडे लॉ पूछा गया है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए फेराडे के 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, दोनों अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जामिनर जो है कोई भी जो है बारी बारी पूछ सकता है। अब फेराडे लॉ के अंदर एक तो
थ्योरी के पार्ट में से ये दो लॉ पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी एक लॉ पूछ सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फैराडे लॉ का, वो है इसका न्यूमेरिकल्स। अब फैराडे लॉ के अंदर जो एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू आई टी, जहाँ पर Q जो है वो चार्ज को डिनोट करता है, कि यानी जो कोई भी अपन सेल है उसके अंदर कितना चार्ज पास हो रहा है। I जो है वो करंट को डिनोट करता है, और जो T है वो टाइम को डिनोट करता है। यानी किसी भी सेल के अंदर अपन कोई करंट पास करवाते हैं तो उससे कितना चार्ज जो है जनरेट या फिर पास हो रहा है और कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी न्यूमेरिकल जो है बनने के चांसेस बनते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 मार्क्स का, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो ये 2020 के अंदर आया है और उसके बाद एज इट इज़ यही का ये क्वेश्चन 2017 के अंदर जो है अपन से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है वो कोलरोस लॉ से है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी पता करने के लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है कि CH3COH यानी एसिटिक एसिड, HCl और NaCl की जो है अपन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये अपन को जो है दे दी है, और पूछा है कि CH3CONA यानी सोडियम एसीटेट की जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबकी अलग अलग जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो अपन लिख देंगे। ये एसिटिक एसिड CH3CO की ये है, HCl की ये है और NaCl की ये है, और अपन को इसकी फाइंड करनी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इस फॉर्म के अंदर है। अब देखिए अपन को पता करनी है CH3COONA की, तो अपन को करना क्या है, इन गिवन वैल्यू के अंदर CH3COO और Na, यानी देखो इसको अपन को दो पार्ट करने हैं इसके, जिसमें से ये तो एनाइन होता है, ये कैटाइन होता है। तो इन तीनों में से एनाइन और कैटाइन जिनके अंदर प्रेजेंट है उनको तो अपन को ऐड करना है। जैसे CH3COH के अंदर तो जो है ये अपन को ये पार्ट मिल जाएगा, और Na अपन को कहाँ मिलेगा, NaCl के अंदर। तो अपन को इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अपन को करना है ऐड, और माइनस करना है अपन को HCl के साथ। देखिए ये यहाँ पर अब CH3CO और NaCl को अपन ऐड करेंगे और इसमें माइनस करेंगे किसको, अपन HCl को। तो इससे होगा क्या कि HCl का H और ये एसिटिक एसिड का H एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, NaCl का Cl और HCl का Cl एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इनडायरेक्टली अपने पास फाइनली बचेगा क्या, अपने पास तो सिर्फ और ये बचेगा CH3COO और Na बचेगा। यानी इन तीनों की वैल्यू में अपन इन दोनों की वैल्यू को अगर अपन ऐड करें और इसकी वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो जो अपन को वैल्यू मिलेगी वो CH3CONA की मिलेगी, यानी सोडियम एसीटेट की मिलेगी। तो अपन को बस कुछ नहीं करना, यही करना है, ये अपन ने एसिटिक एसिड की वैल्यू ले ली, ये NaCl की वैल्यू ले ली, और इसमें से अपन ने ये जो है वैल्यू अपन ने जो है माइनस कर दी है HCl की। फाइनली इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को ये वैल्यू मिलेगी। ये जो वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, ये सोडियम एसीटेट की है, यानी CH3COONA की है। ये इस टाइप से जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यानी आयंस के जो पार्ट सिमिलर है उनको ऐड करो, और आयंस का जो पार्ट फॉर्मूले के अंदर नहीं है उसको अपन को माइनस करना होता है। अभी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो ईयर 2019 से है। इसके अंदर पूछा गया है राइट एनी टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फिनोमिनन है उसको कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। देखिए मेनली अपन मेन फैक्टर की बात करेंगे। जो फर्स्ट फैक्टर है वो होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो अपन इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, यहाँ उसका अमाउंट कितना। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि उतने ज़्यादा चार्ज का जनरेशन होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद जो है दूसरा जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग अपन को पता है कि स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस के फिनोमेनन को फास्ट कर देते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइसिस जो होते हैं वो इजीली जो डिसोशिएट हो नहीं पाते हैं। और बाकी जो तीसरा फैक्टर है वो टेम्परेचर का फैक्टर, कि अगर टेम्परेचर को अपन हाई कर देंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेनन भी जो है वो फास्ट हो जाता है।
तो ये सारी जो है अपन को चीज़ें इनके अंदर ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ईयर 2019 एंड 2014 के अंदर रिपीट हो रखा है। और ये जो क्वेश्चन है वो है कोरोजन से। अभी कोरोजन होता क्या है, ये मेनली जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, यानी जो आयरन का ख़त्म हो जाना, किसके थ्रू, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन एंड वाटर के थ्रू। आयरन के ख़त्म हो जाने को ही अपन क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अब रस्टिंग के अंदर अपन को मेनली किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, तो एक तो रस्टिंग के अंदर अपन को पता होनी चाहिए, एक तो जो है अपन को इस डायग्राम का ध्यान में रखना है, और इस डायग्राम के अंदर अपन को दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि कौन जो है एनोड के जैसे वर्क कर रहा है और कौन जो है वो कैथोड के जैसे वर्क कर रहा है, कौन सी रिएक्शंस एनोड की है और कौन सी रिएक्शन कैथोड की है। तो यहाँ पर ये जो आयरन है यहाँ पर ये एनोड के जैसे वर्क करता है और ये एनोड की रिएक्शन, आपको इसका ध्यान रखना है। और दूसरा ये जो वाटर ड्रॉपलेट एंड एयर है और इसकी जो रिएक्शन है वो एज ए कैथोड वर्क करती है, और ये इसकी जो है और ऑल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन की। तो ये चीज़ें जो तीन चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, डायग्राम, एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ में अपन को एक डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है। और ये जो है रस्टिंग का फॉर्मूला है, रस्टिंग होता है क्या, एक्चुअली आयरन ऑक्साइड होता है ये। फिर उसके अंदर जो है दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है आपको कि जो रस्टिंग को है अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के दो तरीके हैं। तो एक तो सिंपल तरीका तो क्या है कि आप उस पर जो है पेंट कर दीजिए, प्लास्टिक पेंट कर दीजिए, जिससे जो है आयरन जो है वो वाटर एंड एयर के जो है कॉन्टेक्ट में आएगा नहीं। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, जिस मेथड को अपन बोला जाता है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड मेथड। इसके अंदर होता क्या कि आयरन को बचाने के लिए इसके ऊपर जो है SN यानी टिन और जिंक, इन दोनों मेटल की या फिर इन दोनों में से एक मेटल की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। इससे होता क्या है कि मान लो अगर जिंक की अपन ने कोटिंग कर दी तो इसको गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। इससे होता क्या है कि जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ जिंक तक लिमिट रहेगा, उसके बाद का जो आयरन है अंदर की तरफ वो बचा रहेगा। इसीलिए इसको जो ना अपन सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड मेथड भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कोरोजन के अंदर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईयर 2019 का जो है ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है न्यूमेरिकल इस टाइप से दे रखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.10 मोल सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0129 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए इस क्वेश्चंस के थ्रू जो है अपन को एक तो जो है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे दी है और दूसरा अपन को जो सॉल्यूशन की जो है कंडक्टिविटी दे दी है। और इसके थ्रू अपन को क्या पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा अपन को m पूछ रहा है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व होगा। देखिए द कंडक्टिविटी जिसको अपन कप्पा भी बोलते हैं कि इसकी वैल्यू ये है, और कंसंट्रेशन कितनी है 0.10 मोल पूछा है अपन को मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए इनका ये रिलेशन है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कप्पा डिवाइड बाई कंसंट्रेशन होती है, यानी जो कंडक्टिविटी और जो कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वही मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो बस अपन को क्या करना है, इसके डिवाइड में अपन को उसको रखना है और कैलकुलेट करना है, और अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अपन को मिल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कंडक्टिविटी के टॉपिक से था। उसके बाद जो है अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ईयर 2018 एंड 15 एज इट इज़ इसी लैंग्वेज के अंदर जो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब इसमें भी क्या पूछा है अपन को, लेबल्ड डायग्राम पूछा है। हाँ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लेबल्ड डायग्राम का ही ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको बेशक ध्यान में होनी चाहिए। अब एक बार सी देख ले, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका एक डायग्राम है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेटिनम का वायर होता है, HCl का सॉल्यूशन होता है और गैस जो है वो पास करा दी जाती है। अब सी जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सी के थ्रू जो है अपन किसी भी मेटल का जो है अपन रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि सी को जो है अपन को राइट की तरफ रखना होता है इस तरफ, और लेफ्ट की तरफ अपन को उस मेटल का हाफ सेल बना के अपन को रखना होता है, जिसका अपन को E0 पता करना है, क्योंकि E0 पता करने के लिए सी का यूज़ लेते हैं अपन।
और इनको जो है कंडक्ट कर देना होता है। बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई नोट होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कोई भी रीडिंग मिलेगी अपन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की, वो इस मेटल की होती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है या फिर एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अपन को अगर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो हम केवल और केवल सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन में ही उसका जो है अपन रिडक्शन पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर अपन को शी के थ्रू किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो उस सेल के अंदर जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए, और जो उस सेल का जो प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए, और जो अपन इलेक्ट्रोलाइट काम में ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। तभी जो है शी वर्क कर पाता है, या फिर शी के थ्रू जो है अपन किसी भी मेटल का जो है अपन रिडक्शन पोटेंशियल पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्यूल सेल के बारे में। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो फ्यूल सेल्स आर बेटर देन अदर सेल्स, गिव एनी टू रीजंस। मतलब जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो बेटर सेल्स होते हैं, उसके दो रीज़न देने हैं। इससे स्टार्टिंग में अभी जो है अपन ने ये डिस्कस किया था कि फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो बेटर सेल होते हैं। अब इनके रीज़न देख लेते हैं। जैसे एक जनरल जो है ये एक डायग्राम है फ्यूल सेल का, और स्पेशली ये जो फ्यूल सेल है वो H2O2 फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल भी बहुत टाइप के होते हैं। अब देख लीजिए जनरली ये इसकी जो है डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। The galvanic cell which generates electricity by combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol are called fuel cells। मतलब भी कोई भी जो फ्यूल है उसको अपन कंबस्ट करके उसको जला के अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो वो सारे के सारे गैल्वेनिक सेल जो है वो फ्यूल सेल की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है। अब इसके जो है ये दो जो फ्यूल सेल्स जो है वो बेटर सेल्स होते हैं, या फिर इनके जो सिग्निफिकेंसेस क्या है कि एक तो जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो सबसे एफिशिएंट होते हैं। अपन जो एनर्जी है वो थर्मल प्लांट से जो है जनरली अपन बनाते हैं। बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी जो बनानी होती है वो थर्मल प्लांट पे होती है। अब ये थर्मल प्लांट से भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और वो भी कितना, 70% एफिशिएंस है। ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो फ्यूल सेल्स के द्वारा जो है वो किया जाता है। दूसरा, फ्यूल सेल जो होते हैं वो अपने जो स्पेस मिशन होते हैं, स्पेस शटल होते हैं, वो वहाँ पर अपन जो है इनको यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसका जो है सिग्निफिकेंस है वो है कि फ्यूल सेल जो होते हैं वो पोल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं करते, क्योंकि फ्यूल सेल से जो होता क्या है, H2 और O2 जो गैस है वो एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर किसका फॉर्मेशन करती है, वो वाटर का जो है प्रोडक्शन करती है। जबकि थर्मल प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर का प्रोडक्शन ना करके अदर पोल्यूटेंट्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो मतलब कि फ्यूल सेल जो है वो इको फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस के अंदर जो है वो यूज़ में अपन लेते हैं, इसलिए जो फ्यूल सेल जो है वो सबसे बेटर सेल्स है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। ईयर 2018 के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर 20 मिनट्स विथ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को जो है डायग्राम से समझते हैं। पहले मान लीजिए ये एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो एनोड का है और ये वाला पार्ट जो है वो कैथोड का है, और इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का बना हुआ है। इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है, और यहाँ पर मान लीजिए अपन ने जो है बैटरी को जो है अपन ने ऐड कर दिया है, और इससे जो अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस की जो है रिएक्शन स्टार्ट करा हुई है। कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए। और इसके अंदर जो इस सेल के अंदर जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ऑलमोस्ट 1.5 एम्पियर का है। इससे होता क्या है कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर जो 2+ के आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर सॉलिड के अंदर, और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होकर कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, इस कैथोड पर जो है डिपॉजिट हो रहे हैं। तो भाई 1.5 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 20 मिनट के लिए अगर हम पास करवाते हैं तो इस इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड इलेक्ट्रोड पर टोटल कितना जो है कॉपर है वो टोटल डिपॉजिट होगा। चलिए समझते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा Q=IT का, यानी जो चार्ज है वो इक्वल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पास टोटल करंट एंड कितने टाइम यानी T टाइम सेकंड के लिए वो पास हो रहा है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है, I जो है 1.5 एम्पियर है,
टी जो यानी टाइम जो है वो 20 मिनट है, मिनट को अपन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अपन को मिलेंगे 1200 सेकेंड्स। ओके, यहाँ से जो है अपन इस सेल के अंदर टोटल पास होने वाला जो चार्ज है वो अपन कैलकुलेट कर देंगे कि इक्वल्स टू आई टी, तो 1.5 एम्पियर मल्टीपल 1200 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अपन को जो चार्ज की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1800 कूलम। यहाँ पर जो है वो टोटल जो चार्ज है वो पास हो रहा है। अब देखिए, अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस टाइप की है। यहाँ पर जो कॉपर 2+ के जो सोल्यूशन के आयन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब इसको अगर अपन मोल की डेफिनेशन में समझे तो 1 मोल जो कॉपर 2+ का आयन है वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल सॉलिड कॉपर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसको अपन लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 फेराडे होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं, तो यानी इस रिएक्शंस के अंदर टोटल 2 मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल का साइन है, 2 मल्टीपल 9650 कूलम जो चार्ज है इसका रिक्वायरमेंट होगा किसके लिए, 1 मोल कॉपर डिपोजिशन के लिए। और 1 मोल जो कॉपर है वो कितना होता है 63 ग्राम के लिए होते हैं। तो यहाँ पर अपन को जो है अपना कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा कि 2 मोल चार्ज जो है यानी इतना रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर। सो इस सेल के अंदर अपने चार्ज कितना पास किया 1800 कूलम। सो 1800 चार्ज रिक्वायर्ड डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन कैथोड विल बी दिस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो है डिपोजिशन ऑफ कॉपर जो है वो उसका जो अमाउंट है ऑलमोस्ट इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से जो है डिजिट का अरेंजमेंट होगा और अपना जो आंसर है वो 1.47 ग्राम ऑफ कॉपर जो है निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोल्डहाउस लॉ पे है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ईयर 2017 एंड उससे पहले 2014 के अंदर जो है ये 2 बार जो है रिपीट हो चुका है, तो इसीलिए ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, इन शॉर्ट के अंदर कोल्डहाउस लॉ को थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। अब इसको है ना कोल्डहाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी जो है बोला जाता है। कोल्डहाउस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें Na कैटाइन है और Cl क्या है एनाइन है, उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी जो ये है उसकी जो वैल्यू होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो होगी वो उसके कैटायन और एनाइन की अलग से जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी इनका क्या होगा, सम होगा। इन शॉर्ट यानी NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो Na+ और Cl- इन दोनों की इंडिपेंडेंट वैल्यू के सम के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी ईयर 2017 एंड 14 के अंदर जो है रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन है गिव हाफ सेल इक्वेशन ऑफ डैनियल सेल टेक प्लेस एट कैथोड, यानी जो डैनियल सेल की जो है कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है वो लिखिए। अब देखिए, डैनियल सेल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर एक तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सेल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी कौन सी, एनोड और कैथोड पर होने वाली, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डैनियल सेल की नर्स्ट इक्वेशन है। अब ये डैनियल सेल की जो है नर्स्ट इक्वेशन, आपको इसको जो है डेरिवेट भी करना आना चाहिए और आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू भी जो है आपको या फिर ये इसका जो फॉर्मूला भी जो है आपको पता होना चाहिए क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन खुद अपना आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डैनियल सेल की नर्स्ट इक्वेशन तो सबसे ज़्यादा जो है एक इंपॉर्टेंट जो है एक टॉपिक है इस चैप्टर का। ये इक्वेशन है लॉग की फॉर्म के अंदर, इससे जो है आपके न्यूमेरिकल्स भी जो है सॉल्व होने वाले हैं। और अगर अपन ये आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर 298 केल्विन अगर लेवे और फेराडे कांस्टेंट की अगर वैल्यू रखे तो नर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है अपन को ये मिलेगी। यानी जो नर्स्ट इक्वेशन यानी किसी भी सेल का अगर अपन किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी टेम्परेचर पर अपन को उस सेल का सेल पोटेंशियल यानी ई सेल निकालना है तो अपन जो है वो ये इक्वेशन काम मिलेंगे। ये इक्वेशन स्पेशली डैनियल सेल के लिए है जहाँ पर ये एनोड की कंसंट्रेशन है और ये जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है।
उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कोरोजन है, इसके अंदर अपन ने जो डिस्कस कर लिया था। देखो इसके अंदर जो है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, हाउ इट प्रिवेंट द कोरिजन। मतलब पूछा गया कि कोरिजन का जो फिनोमिनन है उसको अपन कैसे रोक सकते हैं। तो देखो दो तरीके बता रखे हैं। एक तो ये है कि आप क्या करो, उसके ऊपर जो है रेडॉक्स का जो पेंट कर दीजिए, जनरली जो प्लास्टिक का पेंट होता है वो कर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि गैल्वेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आयरन के ऊपर जो है एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो होता क्या है कि जब कभी भी जो मॉइस्ट यानी वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, वो क्या करेगी, इस जिंक से रिएक्ट करके जिंक का जो है वो कोरोजन की जो रिएक्शन जो है वो करवा देगी। जिससे होगा क्या कि जिंक तो जो है, जिंक का तो जंग हो लग जाएगा, लेकिन इसके नीचे जो आयरन है वो बचा रहेगा, यानी जिंक खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। इसलिए इसको जो बोलते हैं सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रेसिस्टिविटी के बारे में है, इसकी ऐसा यूनिट पूछा गया। अब रेसिस्टिविटी को जो है अपन रो से मेज़र करते हैं, ये कंडक्टिविटी का जस्ट इन्वर्स होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम इंटू मीटर होती है। इसको अपन जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगेन फेराडे सेकंड लॉ पूछा गया। अब देखिए फेराडे के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है फेराडे का सेकंड लॉ पूछ लिया। अब देखिए फेराडे का जो सेकंड लॉ होता जो है वो होता क्या है। एक जनरल सी डेफिनेशन है फेराडे सेकंड लॉ की, कि डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एट कैथोड बाई एट इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन ने क्या किए, दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस ले लिए, और ये दो, ये इसका क्या है, कैथोड सेल है, जिसके अंदर सब्सटेंसेस ए है, ये कोई ए है, उसका इलेक्ट्रोड है, और एक दूसरा एक कैथोड है, उसके अंदर ये सब्सटेंस कौन सा है, ये बी है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि सॉल्यूशन के जो ए होंगे, जो आयंस के फॉर्म में होंगे, वो कहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे, इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। ये जो बी होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, आयंस के फॉर्म में होगा, और ये जो होगा वो यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना डिपॉजिट होगा कि इसके अंदर जो है अपन कितना जो है करंट पास करवा रहे हैं, यानी आई कितना पास करवा रहे हैं, कितने टाइम के लिए पास करवा रहे हैं। लेकिन अगर अपन क्या करें, दोनों डिफरेंट टाइप के जो कैथोड सेल है उनके अंदर अपन टाइम और इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो कितना एम्पेयर इनको पास करवाना, कितने टाइम के लिए पास करवाना, ये अगर दोनों इक्वल कर दे, कंडीशन इक्वल कर दे इनके लिए, कि मान लो 1 एम्पेयर इसको भी दे रहे हैं, 1 एम्पेयर इसको भी दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए पास करवा रहे हैं, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी 1 मिनट के लिए पास करवा रहे हैं, तब जो है इस पर, इस वाले कैथोड पर जो है कितना जो ए डिपॉजिट होगा, और इस वाले कैथोड पर जो है कितना बी डिपॉजिट होगा। तो वो डिपेंड करेगा ए और बी के इक्विवेलेंट वेट पे। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा उसका डिपोजिशन ज़्यादा होगा। अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इसका जो है ये फॉर्मूला ये है कि किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो इसके एटॉमिक मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिडक्शन। यानी कोई एटम या फिर कोई भी मेटल अपने पर चार्ज कितना बनाता है, उसको अगर अपन उसके एटॉमिक मास के अंदर डिवाइड कर देंगे तो अपन को उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर जो खुद पर कैसा चार्ज बनाता है, कॉपर खुद पर बनाता है 2+ का चार्ज बनाता है। तो यानी इसको रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपन को, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो कॉपर की एटॉमिक वेट यानी 63 कॉपर का एटॉमिक वेट होता है। इसके अंदर अपन किसका डिवाइड कर देंगे, 63/2 का। तो अपन को जो वेट मिलेगा वो अपन को इसका इक्विवेलेंट वेट मिलेगा, वैल्यू होगी 331.5 ग्राम। ये इसका कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2015 का है और एक न्यूमेरिकल है। और ये जो क्वेश्चन है वो कोलरॉस लॉ से है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके कैटायंस और एनायंस के सम के इक्वल होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2+ एंड Cl- आयंस आर दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2। यानी अपन को इनके
इंडिपेंडेंट आयंस है इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दी है और अपन को पूरे साल्ट की पूछी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है। ये इनकी वैल्यू गिवन है, मैग्नीशियम की ये है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और क्लोराइड आयन की जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 76.3 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, और पूछा गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2। तो अपन को करना क्या है कि मैग्नीशियम और क्लोराइड के जो आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उनको आपस के अंदर ऐड कर देना है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब देखिए मैग्नीशियम MgCl2 फॉर्मूले के अंदर क्लोराइड आयन की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो अपन यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इसको अपन को किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तभी अपन को जो है MgCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम की जगह जो इनकी वैल्यू रखनी है और क्लोराइड की जगह ये वैल्यू रखनी है और इसको मल्टीपल 2 से करना है। जो भी वैल्यू आएगी वो अपन को मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट की जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी और इसकी यूनिट होगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2014 के अंदर पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या था कि कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन एन आयरन वेसल, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि अपन एक वेसल लेवे ये जो किसका बना है, वो आयरन का बना हो, और उसके अंदर अपन किसके सॉल्यूशन को डिसॉल्व कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट की अगर सॉल्यूशन को डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पर किनका एग्जिस्टेंस होगा, कौन प्रेजेंट होंगे, कॉपर 2+ के आयन होंगे। तो मतलब कि पूछा गया कि आयरन के एक बर्तन के अंदर Cu2+ वाले सॉल्यूशन को क्या अपन स्टोर कर सकते हैं। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन को जो है वो आनी चाहिए। अब ये सीरीज़ क्या होती है, ये सीरीज़ कुछ इस टाइप से होती है। ये सबसे हाईएस्ट जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो फ्लोरीन का होता है जो सबसे टॉप पे है, और सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की वो लिथियम की है जो किसमें है, नेगेटिव में है, -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए अगर एक वेसल, एक कंटेनर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसके अंदर जो अपन ने सॉल्यूशन डिसॉल्व किया यानी कॉपर का जो सॉल्यूशन है जिसमें Cu2+ के आयंस है, इस कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वेसल के मेटल से आयंस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। तब इस वेसल वाले एलिमेंट और सॉल्यूशन वाले आयंस के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। हम जो है इस वेसल के अंदर इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अपन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वेसल का जो ये एलिमेंट है या फिर मेटल है इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम हो जाता है अंदर जो सॉल्यूशन वाले आयंस है, तब क्या होगा, ये जो वेसल है इसके एटम सारे के सारे कहाँ आने स्टार्ट हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे ये वेसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के अंदर क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या हम जिंक के पॉट के अंदर अपन जो है रख सकते हैं। तो देखिए कॉपर 2+ का जो E0 होता है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होती है वो 0.34 होती है, लेकिन जो जिंक की जो E0 की जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 76 के, यानी इसकी वैल्यू बहुत कम होती है इस सॉल्यूशन यानी कॉपर 2+ के वाले आयन से, जिससे होगा क्या, सारे जिंक के आयन जो है वो इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, जिससे ये जो वेसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यानी जिसका वेसल बना है उसका अगर E0 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तब तो वो वेसल सेफ रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर उस एलिमेंट या फिर उस मेटल की E की वैल्यू जो है सॉल्यूशन वाले आयंस से अगर कम हो गई तो वेसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर हमने जो है ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डैनियल सेल और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर जो है डैनियल सेल और उसकी नर्स्ट इक्वेशन को जो है अपन को डेरिवेट करना है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब है उसको डेरिवेशन करना है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 13 में भी पूछा गया है, 14 के अंदर भी पूछा गया है। तो मतलब डैनियल सेल और नर्स्ट इक्वेशन का जो रिलेशन है इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे डैनियल सेल की जो नर्स्ट इक्वेशन है, फिर सेल पोटेंशियल है, फिर उसके बाद जो है
गिब्स एनर्जी है यानी सेल की खुद की एनर्जी, फिर उसके बाद जो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, उसका रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपस के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2013 का है। देखिए ये वही बात है, राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड डराइव रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब देखिए अगेन ये वाली है, यहाँ पर पूछा गया है कि नर्स्ट इक्वेशन के अंदर ई सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर जब कैथोड और एनोड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाए, यानी जिंक और कॉपर आयंस की जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तब वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम जो है सेट हो जाता है, और उस इक्विलिब्रियम को अपन Kc से बोलते हैं। तो इस Kc का इस E के साथ नर्स्ट इक्वेशन में क्या रिलेशन है, उसका रिलेशन अपन को बताना। तो ये जो है डेरिवेशन आपके सामने है। अब ई सेल जो है जब इक्विलिब्रियम पे होता है तब उसकी जो वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो गिब्स एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी सेल का कोई फंक्शन होगा ही नहीं। तो अपन को ये इक्वेशन मिलेगी। बस इक्वेशन के अंदर अपन को जो है लॉग फैराडे कांस्टेंट, टेम्परेचर, इनकी वैल्यू रखनी है, अपन को ये इक्वेशन मिलेगी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जैसा पहले ही बताया गया है कि जिंक और कॉपर जो है इनकी कंसंट्रेशन को अपन को क्या मान के चलना है, Kc मान के चलना। तो फाइनली अपन को जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। सो ये सेल पोटेंशियल और Kc का रिलेशन है किसमें, नर्स्ट इक्वेशन में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन जो है 13 का है। इसके अंदर देखिए ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डैनियल सेल। यहाँ पर लेबल डायग्राम पूछ रहा है और पूछ रहा है राइट द हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस ऑन इलेक्ट्रोड, यानी डैनियल सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शन है, यानी एनोड और कैथोड की जो रिएक्शन है वो आपसे जो है पूछ रहा है। ईयर 2013 एंड 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसको भी। देखिए ये एक डैनियल सेल का जो है एक जनरल सा जो है डायग्राम है, जिसके अंदर ये साइड जो होती है वो एनोड होती है और ये साइड जो है वो कैथोड होती है। राइट साइड ऑलवेज जो कैथोड होगी, लेफ्ट साइड ऑलवेज क्या होगी, एनोड होगी। ध्यान में रखना एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा, कैथोड जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एनोड पर ऑलवेज जो है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन चलेगी और कैथोड पर जो है जनरली जो है वो रिडक्शन की रिएक्शन चलेगी। ये इसका जो है सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये वाली जो बीच में दो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, ये रहा सॉल्ट ब्रिज। एनोड जो है इलेक्ट्रोड वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है और ये जो कैथोड है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड है। अब एनोड कैथोड की रिएक्शन और ऑल ओवर सेल रिएक्शन देखें तो वो कुछ इस टाइप से होगी। अगेन हमने डिस्कशन किया था कि एनोड पर ऑलवेज जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो देखिए जो जिंक है वो सॉलिड के फॉर्म में है और इसके जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो एक तरह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और कैथोड पर जो है वो जनरली रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो देखिए कॉपर जो है वो 2+ के फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन के अंदर होता है, और ये जिंक से निकले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले इनको गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड के अंदर। और कैथोड के अंदर ऑलवेज जो मेटल होगा, जो भी मेटल होगा यानी कॉपर है उसका डिपोजिशन होगा। और ऑल ओवर जो सेल रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप से हैं। ये आपको आनी चाहिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। इसका सिंपल सा मतलब होता है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अपन ने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कर दिया। आपकी उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। इसका जो साइन है वो लैम्डा m से होता है। फॉर्मूला जो है वो K/C, C जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है और K जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इसको अपन कप्पा भी बोलते हैं। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो 10⁴ सीमेन, S का मतलब होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और K जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा भी बोलते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों यूनिट जो है वो सेंटीमीटर के अंदर है और दोनों की दोनों यूनिट जो है वो SI के अंदर है। उसके बाद कोलरॉस लॉ के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl या फिर KCl। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको अपन पानी में डिसॉल्व करते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, किसमें, केटाइन और एनाइन के अंदर। यानी KCl को अगर अपन वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो K प्लस और Cl के अंदर कंप्लीटली जो है अलग हो जाएगा। यानी 1 मोल KCl अपन ने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो पूरा का पूरा 1 मोल पोटेशियम पॉजिटिव और क्लोराइड माइनस आयन के अंदर टूट जाएंगे। इसको अपन बोलते हैं डिसोसिएशन। जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं उनको अपन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इनकी जो अल्फ़ा होती है यानी डिसोसिएशन की डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम्प्लीटली जो है वाटर के अंदर जो है डिसोसिएट नहीं होते। यानी जैसे सपोज अपन ने 1 मोल एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COH ले लिया, तो वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली 1 मोल जो है वो केटाइन और एनाइन के अंदर टूटेगा नहीं। यानी H प्लस और CH3CO माइनस एसिटेट के अंदर पूरा 1 मोल नहीं टूटेगा। हो सकता है उसका 80% जो है वो डिसोसिएट हो जाए, केटाइन एनाइन में टूट जाए, लेकिन 20% जो है वो एसिटिक एसिड जो है एज इट इज़ पड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट को अपन कैसे समझ सकते हैं, ये इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ये जो लाइन है ये कंसंट्रेशन की लाइन है। इस पॉइंट पर जो है कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और इस पॉइंट पर जो है वो जीरो कंसंट्रेशन है। जीरो कंसंट्रेशन को अपन इनफाइनाइट डिल्यूजन भी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट की ऐसी कंसंट्रेशन जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली जो है वो केटाइन और एनाइन के अंदर टूट चुका है, और उस पॉइंट पर उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाएगा। यानी लैम्डा m उसको नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट से। अब देखिए जो KCl है वो इनफाइनाइट डिल्यूजन पर जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तब उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, तब उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, और वो जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। अब ये जो KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को शो करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट डिल्यूजन पर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब ये जो लाइन है रेड कलर की एसिटिक एसिड की है, ये कभी भी इनफाइनाइट डिल्यूजन पे जो है कभी भी कंप्लीटली जो डिसोशिएट होंगे नहीं। अब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे तो उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है नहीं कहलाएगी। यानी उस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी ऑलवेज ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी ये जो ग्राफ है इनका रेड कलर का, ये कभी भी इस मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी ये इनफाइनाइट डिल्यूजन पर जो है वो डिसोशिएट होंगे ही नहीं, इसीलिए इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी जो है अपन को नहीं मिलेगी। तो ये वीक जो है इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो एक डिफरेंस होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी जो है डिसोशिएट नहीं होते कंप्लीटली, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जिससे अपन को उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। अब जैसे कोल्ट्राउस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर अपन को जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी जो है अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला आपको दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट जैसे AB, जिसमें E केटाइन है और B एनाइन है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। यानी इन दोनों की सेपरेट जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी इनका जो सम होगा वही क्या होगी, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी।